नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। रंगोत्सव होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस दुर्लभ सम्मिलन के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मन कुछ उदास हो जाता है जब अपने आसपास उल्लास के उमड़ते सागर में ज़्यादातर या कहें लगभग पुरुषों या लड़कों की ही उपस्थिति उछल कूद हुड़दंग आदि मैं देखता हूँ और लड़कियाँ या महिलाएं कहीं ओझल सी दिखाई देती हैं। आखिर वे कहाँ हैं? देवी प्रसाद मिश्र की कविता जो प्रार्थना के शिल्प में नहीं शीर्षक में सम्मिलित है, सहसा याद आती है। औरतें यहाँ नहीं दिखती, औरतें यहाँ नहीं दिखती। वे आटे में पिस गई होंगी या चटनी में पुदीने की तरह महक रही होंगी या तेल की तरह खौल रही होंगी। उनमें घर की सबसे ज़रूरी सब्जी पक रही होगी। जी हाँ, मेरा इशारा इस ओर है कि होली के अवसर पर स्त्री उल्लास मनाने से कहीं महरूम होकर रसोई घर में कैद है, और यह अपने आसपास की अधिकांश स्त्रियों और लड़कियों का सच है। रसोई घर स्त्रियों के लिए एक ऐसा स्थल है जो उनके जीवन का केंद्र बना दिया जाता है। आज इसी विषय के इर्द गिर्द हम विचार करते हैं। आग से स्त्री का रिश्ता शायद प्रागैतिहासिक काल में ही जुड़ गया था। स्त्री बार बार गर्भ से ग्रस्त होती होगी, जिसके कारण वह अक्सर गतिशीलता गंवाती रहती होगी। परिणाम स्वरूप उसे ही घर में बैठकर आग को बचाए या जलाए रखने का कार्य सौंप दिया जाता होगा। उस समय चूल्हे से जो वह जुड़ी, उससे वह आज तक नहीं उबर सकी है। यह एक अनुमानित विमर्श है, लेकिन दुनिया में जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार लगभग 99% स्त्रियां ही घर में रसोई कार्य करती है, चाहे वह कितनी भी ज़्यादा आधुनिक या प्रगतिशील परिवार या माहौल से जुड़ी हुई हो। ऐसा मुझे लगता है। स्त्री चाहे किसी परिस्थिति की हो, किसी जगह पर हो, रसोई बनाने की भूमिका से वह मुक्त नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ। सवाल उठता है कि जब भूख या पेट सिर्फ उसके पास नहीं, तो वही रसोई कार्य के लिए क्यों बाध्य की गई है? गौरतलब है कि सर्वोदयी नेता आचार्य विनोबा भावे ने इसी तर्क पर अपने आश्रम के पुरुषों को भी खाना बनाने का काम सौंपा था। पर यह तो समानताकामी एक महापुरुष का प्रयोग था जो अपवाद है। नियम तो यही है कि प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी कहे जाने वालों के लिए भी स्त्री से, चाहे वह शिक्षा या करियर में कितनी भी बढ़ी चढ़ी हो, पहली और आखिरी अपेक्षा यही रहती है कि वह अच्छी अवैतनिक रसोइया ही हो। जैनेंद्र की पत्नी कहानी की तरह स्त्री से ऐसी अपेक्षा रखने की पितृसत्तात्मक सोच इस गाने में ही उजागर होती है। दफ्तर को देर हो गई, जरा जल्दी से कॉफ़ी पिलाना। हैसियत फिल्म के गाने का यह अंश है, लेकिन एक कटु सत्य को मजाकिया लहजे में बयां करता है। इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है
कि गृह कार्य जो अधिकांशतः रसोई कार्य या उससे संबंधित होते हैं के लिए, गृह कार्य के लिए यानी घरेलू कार्यों के लिए स्त्री को वेतन देने की मांग भी इधर 1-2 दशकों से उठ रही है। इससे स्त्रियों को उछल नहीं जाना चाहिए। हमारे बारे में किसी ने सोचा यह समझकर स्त्रियों के अंदर उल्लास नहीं आ जाना चाहिए। वस्तुतः यह नव पितृसत्तावादी प्रस्ताव है जो चाहता है कि स्त्री घरेलू बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भी कई लोग स्त्रियों के घरेलूकरण को प्रशस्त मानते हैं और एक साजिश सी चल रही है कि स्त्रियां घरेलूकरण की शिकार हों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को स्त्रियों के घरेलूकरण का उत्सव न मनाएं। जो घरेलू कार्यों के लिए वेतन देने का प्रस्ताव है वह बस घर के पिंजरे को सुनहला बनाने की तैयारी है ताकि स्त्री उसके मोह में पड़कर उससे मुक्ति के बारे में सोचना ही छोड़ दे। यह मांग वेश्यावृत्ति को वैध बनाने, वेश्यावृत्ति के वैधीकरण की मांग की ही हम शक्ल है। हालांकि इस विषय पर कई प्रकार के तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा यही विचार प्रस्ताव है कि स्त्रियों के घरेलूकरण की सोच के तहत ही उसे गृहलक्ष्मी, अन्नपूर्णा, होम इंजीनियर, होम मेकर आदि का छलनामय सम्मान, मनुवादी सम्मान दिया जा रहा है। इसी तरह अक्सर रसोई सामानों को सस्ता बनाने वाले बजट को महिलाओं के पक्ष में गया हुआ बजट बताया जाता रहा है। ये सब किताबें भेंट करने या नौकरी देने की जगह स्त्री को गहने या प्रेशर कुकर भेंट करने की मानसिकता के तहत आते हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग के इस विमर्श के दौर में यह नहीं भूलना चाहिए कि सदियों से स्त्रियां किस तरह के किचन वार्मिंग की शिकार हैं। आम भारतीय स्त्री के जीवन का 2/3 हिस्सा रसोई घर के इर्द गिर्द घूमता है। एक मध्यवर्गीय, यहाँ तक कि शहरी स्त्री की भी दिनचर्या आखिर होती क्या है? यदि वह बाहरी कामों से थोड़ा सा महरूम हो या हाउसवाइफ के रूप में रह रही हो, सुबह उठकर चूल्हा सुलगाना, सुबह का नाश्ता, लंच की तैयारी, पति बच्चों की पसंद का ख्याल रखना, रात वाली सब्जी नहीं चलेगी, ताज़ा बनाओ। साफ बर्तन को साफ करना और शाम की चाय, नाश्ते की तैयारी, रात का भोजन बनाना, बर्तन मांजना, सोने से पहले सबको अगर रिवाज हो या उपलब्धता हो तो दूध गर्मा के पिलाना। स्त्री कामकाजी हो तो भी रात में ही खाना, नाश्ता आदि कुछ बना के रख देगी। सुबह से रात सोते समय तक रसोई में काटती, खिलाती, समेटती, लस्त पस्त हुई रहती है। फिर यदि अतिथि आ गए तो उन्हें फ्रेश खाना बनाकर खिलाना होता है, या कम से कम गर्मा कर तो ज़रूर। दिन भर कितने अतिथि आएंगे क्या पता। किसी दिन घर पर कोई गोष्ठी आयोजित हो जाए तो पुरुषों की जीभ चाय से गरमाए रखना होता है, साथ ही नाश्ता खाना अलग से। स्त्री कामकाजी हो तथा उसकी सहेलियों के साथ गोष्ठी हो तो भी रसोई व्यवस्था उसे ही संभालनी पड़ती है।
अन्यथा सहेलियों से ही उसे सुनना पड़ेगा। कैसी औरत हो, पति से चाय बनवाकर पीती हो। जब छुट्टी के दिन आते हैं तो ऐसा भी दिखता है कि सामंती पति के अधिकारों से लैस पुरुष उस स्त्री पर और आफत लाता है। सब मिलाकर शिक्षित कामकाजी औरत रसोई घर के चलते दोहरी भूमिका निभाती रहती है। पत्नीत्व के चलते तिहरी और मातृत्व के चलते चौगुनी। स्त्री पर कामों की इस लदाई को क्या घरेलू हिंसा की परिभाषा में नहीं आना चाहिए? स्त्री को रसोई घर क्या कुदरत ने दी है? तब तो उसके 1-2 रसोई अंग भी होने चाहिए थे। आइए थोड़ा रसोई घर की भौतिक परिस्थितियों पर विचार कर लें। स्त्री के लिए रसोई घर केवल कामों की लदाई के केंद्र के रूप में नहीं होता, बल्कि अपनी खास भौतिक परिस्थिति के कारण उसके लिए और भी यातनादायी बन जाता है। तापमान, ऑक्सीजन की स्थिति, 21% से कम, धुआं, जल स्रोत की दूरी आदि ऐसे तत्व हैं जो रसोई आदि को और त्रासद बना देते हैं। भारत जैसे देश में घरों में ज़्यादातर पारंपरिक तरीके जैविक जलावन से खाना पकाया जाता रहा है, क्योंकि अधिकांश घरों में अभी भी ऐसे साधन नहीं हैं या गरीबी के चलते वे वैसे साधन लेने में सक्षम नहीं हैं जिनसे प्रदूषण या परेशानी थोड़ी कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार अभी भी देश में कुल 49% घरों में लकड़ी से खाना पकता है, जिनमें शहर के भी 20% घर आते हैं। गांवों के 62.5% घर ऐसे हैं। LPG या PNG की सुविधा उस समय की जनगणना के अनुसार कुल 28.5% घरों तक ही थी, जिनमें शहर के 65 और गांव के 11.4% घर आते थे। यह ठीक है कि एक दशक से कुछ अधिक समय में इस दिशा में काफ़ी विस्तार या विकास हुआ है, लेकिन अभी भी परेशानियां कम नहीं हैं। अगर हम पारंपरिक तरीके से जैविक ईंधनों से या इसी प्रकार के पारंपरिक रसोई घरों में खाना पकाएं तो सांस की बीमारियां आम हैं। रोज कम से कम 3-4 घंटे वे विषैले धुएं को झेलती हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड की भी काफ़ी मात्रा होती है। उनके फेफड़े ही नहीं, आंखें भी खराब हो जाती हैं। ऐसे में ब्रोंकाइटिस और फेफड़े का कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां हो जाना आम है। 3 घंटे धुआं सहना और कई पैकेट सिगरेट पीना बिल्कुल बराबर है। जैविक ईंधन इस्तेमाल करने वाली स्त्रियां जो होती हैं, उनमें प्रसव के समय मृत संतानों के पैदा होने की आशंका अधिक हो जाती है। भारत की स्त्री धूम्रपान या नशापान पुरुष की तुलना में काफ़ी कम करती है, फिर भी दमा की शिकार स्त्री का अनुपात अधिक क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 12.9% महिलाएं हैं जिनको तंबाकू की लत है और 3% स्त्रियां शराब पीने की आदी हैं। यह आंकड़ा थोड़ा पुराना है, लेकिन वर्तमान तस्वीर भी इसी के आसपास ठहरती है। लेकिन इतनी कम संख्या में नशे की लत के बावजूद आंकड़े के अनुसार प्रति 1 लाख में 1719 स्त्रियां दमा की शिकार हैं, जबकि 61% ग्रामीण पुरुष तंबाकू और 32% शराब के आदी हैं। उनमें से प्रति 1 लाख पर केवल 1799 ही दमा से ग्रस्त हैं। यह आंकड़ा जो मैंने दिया थोड़ा पुराना दिया, इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 का आंकड़ा है, थोड़ा अपडेट करेंगे, लेकिन अभी भी स्थिति
के विचार के लिए इस आंकड़े पर एक हद तक भरोसा करना मुनासिब होगा। यह आंकड़ा इस संभावना को बल प्रदान करता है कि स्त्री के दमा को बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारक रसोई घर के जैविक ईंधन का धुआं है। रसोई से ही संबंधित एक और तत्व है जो स्त्री की पीड़ा में एक और अध्याय जोड़ देता है। वह है घर में पानी के सुविधाजनक स्रोत की अनुपलब्धता या घर से उसकी दूरी। कितने घर हैं जिनमें नल का पानी उपलब्ध है? या तो हैंडपंप या कुआं। इसके लिए स्त्री को कहीं दूर से पानी लाना पड़ता है, न केवल रसोई का बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के पीने और अन्य कार्यों के लिए भी। थोड़ा बहुत सहयोग उसमें पुरुष करते होंगे, लेकिन वह सहयोग बहुत ही कमतर है। सदियों से स्त्री पनिहारिन बनी हुई है और हम जानते हैं कि इस शब्द का कोई पुंलिंग रूप मौजूद नहीं है, न भाषा में न समाज में। केवल पानी लाने का काम स्त्री का कितना समय और स्वास्थ्य चौपट कर रहा है, इसका आकलन करें तो आप सब चौंक जाएंगे या चौंक जाएंगी। आज भी ग्रामीण स्त्री के लिए बहुत कठिन है डगर पनघटकी। आमिर खान के मशहूर टीवी शो सत्यमेव जयते की 12वीं कड़ी में बतलाया गया था कि भारत की ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए हर वर्ष 1400 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। शहर में भी निम्न आय वर्ग वाली स्त्री के लिए पानी कम आफत लेकर नहीं आता। मुंबई से सटे शाहपुर तालुका ठाणे जिला के पास के जल स्रोत का पानी शहर को सप्लाई हो जाता है, जिसके कारण पानी के लिए वहाँ की स्त्रियों को धूप में झुलसते हुए हर दिन 5-6 किलोमीटर भटकना पड़ता है। यह भी बात थोड़ी पुरानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी की क्या स्थिति है उसे आप खुद देख परख सकते हैं या सकती हैं। लेकिन सच्चाई का एक चेहरा तो इससे सामने आता ही है। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण पर आया या लाया गया कोई संकट किस प्रकार स्त्रियों पर गाज बनकर गिरता है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार भारत के कुल 57% घरों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 32% घरों के पास साफ सुथरा नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 20% घरों को पेयजल हेतु प्रतिदिन आधे किलोमीटर से अधिक दूरी तक जाना पड़ता है। हिसार हरियाणा के एक अध्ययन के अनुसार, जो यह अध्ययन पारिवारिक संसाधन प्रबंध विभाग हिसार हरियाणा में आज से लगभग 20 साल पहले किया गया था, उस अध्ययन के अनुसार 12 से 13 वर्ष की उम्र से हर स्त्री पानी भरना शुरू कर देती है। इस क्रम में औसतन लगभग 6 किलोग्राम का बर्तन लेकर जल स्रोत तक जाती और पानी भरकर लगभग 24.5 किलोग्राम सिर पर ढोकर वापस आती है। गर्मियों में एक स्त्री औसतन 23 बर्तन सुबह 7 और शाम को 6 23 नहीं 7 और 6 13 बर्तन पानी भरती है, जो खाना पकाने, पीने तथा जानवरों को पिलाने नहलाने के काम आता है। पानी का एक बर्तन लाने में औसतन 6 मिनट लगते हैं, यानी घर का पूरा पानी भरने में 138 मिनट व्यर्थ होते हैं। इस क्रम में एक स्त्री को कम से कम 10 मीटर से लेकर अधिकतम 6.25 किलोमीटर तक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रतिदिन एक बर्तन भरने में औसतन 1/4 किलोमीटर और पूरे घर का पानी भरने में औसतन 5.25 किलोमीटर चलना पड़ता है उसे। पानी भरने में स्त्री को औसतन 40 बार मुड़ना पड़ता है, चाहे हैंड पंप क्यों न हो। 21 से 30 वर्ष की आयु की स्त्री के लिए मुड़ना सामान्य अवस्था की अपेक्षा
1.7% तथा 31 से 40 आयु वर्ग की स्त्री के लिए 7.3% अधिक होता है। पानी लाने वाली कई स्त्रियों की गर्दन, कमर, कंधों के जोड़ और पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द की शिकायत पाई जाती है। कई जगहों पर पानी ढोते ढोते और रसोई कार्य के चलते पानी के बराबर संपर्क में रहने से वे जल जनित रोगों की शिकार हो जाती हैं, जैसे उनके हाथ और पैर स्थायी रूप से गले हुए से दिखाई देते हैं, उनकी त्वचा गली हुई सी दिखाई देती है। इस दारुण यथार्थ के साथ सदियों से जल प्रबंधन में स्त्री की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसका भी उल्लेख करना चाहिए, जो उस पर थोपे गए कार्यभार के रूप में है। इस प्रकार रसोई घर स्त्री जीवन का वह केंद्र बना दिया गया है जो उसके जीवन के बड़े हिस्से को, स्वास्थ्य के बड़े हिस्से को खा रहा है और एक संभावनाशील इंसान के रूप में उभरने की उसकी क्षमता को भारी मात्रा में ग्रस रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने घर की रसोई व्यवस्था को समानता के सिद्धांत पर थोड़ा बहुत तो व्यवस्थित करना शुरू करें। कितने स्त्री मुक्ति पर भाषण देने वाले पुरुष हैं जो घर के कार्य में सहयोग करते हैं, रसोई के कार्य में सहयोग करते हैं। कुछ लोग तो बेशर्मी से यह तर्क देते पाए जाते हैं कि बहुत कठिन है सीखना। तो क्या स्त्रियां जन्मजात रूप से सीख कर आई हैं? कोई भी कार्य सीखना इसी तरह से होता है, एक शुरुआत तो करनी ही होती है। लोकतंत्र संविधान की बड़ी किताब में केवल दर्ज हो और घर में कार्यों के बंटवारे में न उतरे तो होली जैसे उल्लास के त्यौहार लिंग भेदी उपक्रम में ढल जाते हैं। इस दुखद सच्चाई से हम कब रूबरू होंगे? आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।